नाजरीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात कुछ ऐसी है नाजरीन के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मामूली सी कमी हमने देखी है और हुकूमत को और तवज्जो देने की अब ज़रूरत भी होगी कि वो आवाम को रिलीफ दें। ताहम मजबूरी उनके ऊपर भी है एक तरह की कि उनको IMF के प्रोग्राम के साथ कन्फॉर्मिटी भी करनी है, इसलिए शायद रिलीफ जल्द तो न मिल सके। सियासतदानों के दावे कि वो पेट्रोल सस्ता कर देंगे वो तो खैर अब इलेक्शन के बाद ही पता लगेगा। तकरीबन तमामी सियासी जमातें आने से पहले यही दावा करती हैं कि कीमतों में कमी हो जाएगी, लेकिन आने के बाद फिर गले के हालात देखने के बाद बैनुल-अक़वामी मालियाती और ज़र्री इदारों के साथ जब मुज़ाकरात होते हैं तो फिर सोच और फ़िक्र तब्दील हो जाती है। अच्छा खैर, एनीवे, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, छोड़ो सियासतदानों को क्या फ़ायदा, या आए ना आए, दोनों सूरतों के अंदर मुल्क के हालात जो हैं उनमें बेहतरी तभी आएगी जब इकनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक होंगे। अब IMF को टीम है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि महीने के आखिर में आएगी। आप लोग तो संजीदा है नहीं ना, आप लोग सोच नहीं रहे ना इस नोयत। मैं तो डे वन से यही सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये OECD, FATF, वर्ल्ड बैंक, ये हम पर जो अगर हम शराइत नहीं भी पूरी करते तो नो बिग डील, क्योंकि आप वाइट लिस्ट पे आ गए FATF की, आपकी मईशत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। इतना आपने शोर मचाया, हम ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, हम ग्रे लिस्ट हो जाएंगे, अब हम वाइट लिस्ट हो गए, मुबारक हो, लड्डू फोड़े, पटाखे फोड़े, खुश हुए, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब हम वाइट लिस्ट में आ गए हैं, लेकिन मईशत का हमारा बहुत बुरा हाल हो गया है इस ससरा में। और जितने हमने फ़ैसले लिए वाइट लिस्ट में आने के लिए, उसकी वजह से भी मईशत पर बहुत सारे असरात पड़ते हैं। अब IMF जनाब वाला महीने के आखिर में जब आएगी, कुछ तो उसने माशी जो अहदाफ दिए वो चेक करेगी, फिर जो सोशो पॉलिटिकल अहदाफ होंगे वो भी करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने बैनुल-अक़वामी दुनिया के साथ चलना है तो वो भी एक पाबंदी है। पहले आप थे लाडले, पहले पाकिस्तान जो था वो लाडला था, ठीक है, हम लाड करते भी थे, वो हमारे लाड उठाते भी थे, क्योंकि इस खित्ते के अंदर हम उनके मुफादात की हिफाजत करते थे। फिर पाकिस्तान ने लिए गलत इक़दामात, चीन की तरफ बहुत ज़्यादा चले गए, कहना शुरू कर दिया कि चीन के साथ ताउन करेंगे और बाकी ममालिक को अपने पोर्टफोलियो से निकाल दिया। 2014 में बहुत बड़ी गलती कर बैठे, फ़ौजें नहीं भेजी, मशरिक़ वस्ता की हिफाजत के लिए पैसे पकड़ लिए $1.5 अरब। उन्होंने भी फिर पक्का काम किया, उन्होंने भी सारी अपनी इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर ली, क्योंकि वो भी यहाँ पर भाई अरब लोग नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते। तो फिर वो वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने। फिर उसके बाद देखा कि ये और हम किन किन चीज़ों में अटके, हमारी अफ़गान पॉलिसी कितनी गलत थी। अब हम अपनी अफ़गान पॉलिसी को सुधार रहे हैं और मैं इस पर सलाम पेश करता हूँ मौजूदा जो लोग बरसर इक़्तिदार हैं कि हमें अपनी अफ़गान पॉलिसी को चेंज करना है। अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब, नायब सदर साबिक KCCI, और जनाब डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, मुल्क के मारूफ मईशतदान हैं। आगाज़ कर लेता हूँ डॉक्टर शुजात मुबारक साहब के साथ। डॉक्टर शुजात मुबारक साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मैं एक गुफ्तगू कर रहा था जिसके अंदर मैंने अहम नुक्ता ये पेश किया कि IMF की टीम के बारे में कहा जा रहा है कि मुतवक्के तौर पे वो महीने के आखिर में यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे। उनके अपने अहदाफ की एक लंबी फहरिस्त है और उस फहरिस्त के अंदर जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो मुल्क की मईशत को सो कॉल्ड डिसिप्लिन करने के लिए इक़दामात हैं। इन इक़दामात के ऊपर, अमल दरामद के ऊपर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ताजिर सनतकार जो हैं वो आजकल गुफ्तगू किसी और समत में ले जाते हैं और जो रियलिटी है उस पर बात करने से थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और जब उनसे बात की जाती है तो वो ज़ाहिरी बात है कभी कभार बहाना मिल जाता है ना। तो अभी इनकी कुछ मुलाकातें हुई हैं हमारे ताजिर सनतकारों की, तो ये उसको बहाना इस्तेमाल करके तो हकीकी मईशत के मुतल्लिक बात करना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि सर रियल इंटरेस्ट रेट जो है उसका पॉजिटिव होना ज़रूरी, ये आज़ाद जदीद मईशत का तकाजा है। फ्री फ्लोट का सिस्टम करेंसी रजीम का होना चाहिए, यह आज़ाद जदीद मईशत का तकाजा है। इंपोर्ट के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन लगा नहीं सकते आप, WTO रजीम इंटरनेशनल रजीम है, उसके ऊपर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा आज नहीं तो कल। तो जब मामलात को आप आज़ाद छोड़ेंगे तो तभी आप IMF के प्रोग्राम के हिसाब से और उनकी शराइत पर और बैनुल-अक़वामी आज़ाद जदीद मईशत के उसूलों पर पूरा उतरेंगे। क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया अली भाई। इसमें आपने बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए कि जो IMF की टीम आ रही है और वो इन पॉइंट्स को भी देखेगी, लेकिन इसके साथ साथ वो उन पॉइंट्स को भी देखेगी जिसमें उन्होंने ये कहा कि एनर्जी की प्राइसेस को बढ़ाएं,
पेट्रोलियम प्राइसेस के बारे में उनके और पेट्रोलियम लेवी के बारे में उनकी जो इंस्ट्रक्शन थी वो दी गई। तो मैं ये समझता हूँ अगर होलिस्टिकली देखा जाए तो जो पाकिस्तान ने, जो IMF ने पाकिस्तान को जो स्टेप्स कहे थे, तो पाकिस्तान ने काफ़ी हद तक वो स्टेप्स को एटलीस्ट उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की है। इसमें ऑब्वियसली पाकिस्तान की अवाम बहुत बुरी तरह से मुतासर हुए, और मैं आपको ये भी बता दूं कि अब कुछ चीज़ें पाइपलाइन में भी हैं, जिसमें कुछ सब्सिडीज़ को रिमूव करने का एक छोटा सा आप ये समझ लीजिए कि एक प्लान है, वो भी पाइपलाइन में। कुछ और चीज़ें, एनर्जी की प्राइसेस को थोड़ा सा और रिवाइज करने के हवाले से भी कुछ चीज़ें पाइपलाइन में चल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने स्टेप लिए, केयरटेकर गवर्नमेंट ने स्पेशली, ये IMF की तवक्को से शायद ज़्यादा है। मैं आपको सच्ची बात ये बता दूं, ऑब्वियसली IMF का पैमाना बड़ा सख्त होगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि गिवन द प्रेजेंट प्रोग्रेस व्हिच हैव बीन डन बाय द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो मुझे लग रहा है कि दूसरी किस्त हमें IMF दे देगा, लेकिन ये एक टफ टाइम हमें ज़रूर मिलेगा। ये तो एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर IMF की टीम आएगी, जो नेगोशिएशंस होंगी, तो आइंदा आने वाले जो महीने वो पाकिस्तान की मईशत के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे, बिलखुसूस पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए। और साथ साथ जो आपने बिजनेसमैन की का जिक्र किया, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आइंदा आने वाले चंद महीनों में जो IMF कंडीशनैलिटीज रखने जा रहा है, उसमें हमारे बिजनेसमैन भी काफ़ी हद तक मुतासर होंगे, क्योंकि IMF का ये कहना है कि आप अपनी जो इकोनॉमिक, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ का पैटर्न है वो इस तरह से है कि हम ज़्यादातर इंपोर्ट करके लोकली उसको कंज्यूम कर रहे होते हैं। तो IMF का ये कहना है कि आप अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करें, ताकि आपकी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम हो, ताकि फिर आप आगे चल के आपके फिस्कल डिसिप्लिन का जो प्रॉब्लम है वो हल हो सकेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि IMF के हवाले से चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन आम आदमी के लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रबल मेकिंग और ट्रबलसम होने जा रही हैं। अच्छा, लुकमा ब लुकमा इसको लेकर चलते हैं। अहम नुक्ते आपने बयान किए, इन्हीं को मैं शमसुल इस्लाम खान साहब के सामने रखता हूँ। शमसुल इस्लाम खान साहब, बात यह है कि आप लोगों की कुछ हुई मुलाकातें, उन मुलाकातों के अंदर जाहिर बात है ताजिर सनतकार अपना मुफाद ही देखते हैं, और बबांगे दहल कहते हैं कि हम सिर्फ अपना मुफाद ही देखते हैं। और आप लोगों ने अपने मुफाद के तहत अपनी शराइत एक मनवा ली। शराइत में से सबसे जो सुप्रीम, या सॉरी माजरत चाहता हूँ, सबसे जो बड़ी शर्त थी वो ये थी कि आपकी ख्वाहिश ये थी कि इंटरेस्ट रेट ना बढ़ाया जाए, क्योंकि आपको लगता है कि बैनुल अक़वामी आज़ाद जदीद मईशत के असूल पाकिस्तान पर वैसे लागू नहीं किए जा सकते। आप लोगों की बात मान ली गई, लेकिन बात यह है कि उस बात मानने की वजह से अब यहाँ पर खामोशी सन्नाटा है। ताजिर सनतकारों की अब कोई फहरिस्त नहीं है, कोई डिमांड्स नहीं है। क्या कहते हैं आप? अली साहब, देखें, सबसे पहली बात तो मैं आपकी इस बात से भी इनकार करता हूं जो आपने कहा कि ताजिर बरादरी सिर्फ अपने ही मुफाद को देखती है और किसी मुफाद को नहीं देखती और अपने मुफाद को ही मुफाद समझती है। ऐसा गलत है। पाकिस्तान की ताजिर बरादरी जो एक ह्यूज अमाउंट टैक्स की शक्ल में देती है वो ताजिर बरादरी है, और हुकूमत की अगर एक्टिविटीज को देखा जाए, उस टैक्स की यूटिलाइजेशन को देखा जाए, तो आपके सामने उसकी जो आउटपुट है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत ही कम नजर आती है। तो पाकिस्तान की ताजिर बरादरी हमेशा मुल्क के मुफाद के लिए बात करती है। और आपने जैसे इंट्रो में बात की थी कि जी बैनुल अक़वामी इकोनॉमिक्स का ये रूल है कि जी इंटरेस्ट रेट को ज्यादा रखें तो आपका जो है वो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी के मॉडल को आपको समझना होगा। अगर आप हिस्टोरिकली स्टडी करें, जो 4-5 साल से जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। हालांकि यूरोप में, अमेरिका में तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है वहां इन्फ्लेशन कम होता है, पाकिस्तान में इसका उलट होता है। और वो मॉडल जो यूरोप का, वेस्ट का मॉडल है, वो एज इट इज पाकिस्तान में अप्लाई नहीं होता, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हुकूमत इटसेल्फ जो है सबसे बड़ा बोरो करने वाली है, और 85-87% वो बोरो करती है, और उसके लिए उसकी एपिटाइट टू बोरो खत्म नहीं होती, चाहे वो आप 25% पे ले जाएं, 30% पे ले जाएं, वो बढ़ती रहेगी। क्योंकि हमारे यहाँ जो इकोनॉमी के अंदर जो बिल्ट इन प्रॉब्लम है वो ये है, जिसको शायद बहुत कम लोग आपके इसको हाईलाइट करते हैं, वो ये है कि हम अपनी गुंजाइश से ज्यादा, अपनी कमाई से ज्यादा अखराजात करते हैं, और उसमें सबसे नंबर 1 पे हमारी हुकूमत खुद है कि उसकी कमाई इतनी नहीं है और वो अपने अखराजात ज्यादा करती है। और फिर जब फर्क आता है तो उस फर्क को, डेफिसिट को बोरो करके, कर्ज लेके बैंक से फिर उसको पूरा करती है। जब आपका स्टेट बैंक बोरो प्रिंटिंग करेगा नोट्स की, तो फिर उसको मार्केट में लेकर आएगा, तो आपका इन्फ्लेशन फिर बढ़ता है।
तो मैं मुख्तसर ये कहूंगा कि एक तो पाकिस्तान की दिहाइयों से जो मॉनेटरी पॉलिसी जो दो टूल्स पे चलती है कि जी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो या करेंसी को साथ ही डिवैल्यू कर दो, ये दोनों कंट्राडिक्टरी हैं और दोनों ही फ्लॉड पॉलिसी पे चल रही है। पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का जो मॉनेटरी का सिस्टम बना हुआ है, कभी भी इंटरेस्ट रेट से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ, कभी भी डिवैल्यूएशन से आपकी इंपोर्ट कम नहीं हुई। आपके सामने चीजें हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी के ऊपर आपने पॉलिसी लगाई, स्टेट बैंक ने डॉलर देना बंद कर दिए, उससे क्या हुआ कि रिजल्ट आपका अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए 6.71 बिलियन की इंपोर्ट्स हो गई। तो आप पानी के आगे जितने बंद बांधते हो वो आगे से पानी उसका रास्ता बनाता चला जाता है। इकोनॉमी भी यही है, एक्टिविटीज ऑफ पीपल है ना, जो आप लोगों की एक्टिविटीज को अपनी मर्जी से चला नहीं सकते, उसको उस धारे में रखना होगा। साथ ही आपने जो अभी जो इसकी बात की कि आईएमएफ की टीम भी आ रही है, तो सर टीम हमेशा, मैंने तो ये देखा है, टीम उस वक्त आती है जब मामला कुछ गड़बड़ होते हैं, जब उनको जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो उसके मुताबिक नहीं होता। अभी तक जो मैंने देखा है वो दो चीजें अचीव की गई हैं। एक तो जो आईएमएफ ने आपको टैक्स का जो टारगेट दिया था, ये हमारे एफडीआर बाबू का कोई मसला ही नहीं है, कमाल ही नहीं है, ये चुटकी बजाते ही एफडीआर का जो डेटा और रेवेन्यू है वो पूरा कर लेते हैं। और साथ ही आपने देखा कि बिजली के बिलों को बढ़ाया गया, लेकिन बिजली के बिलों को बढ़ा के, टैरिफ को बढ़ा के क्या सर्कुलर डेट का खत्म हो जाएगा? पहले तो ये बात देखेंगे, आईएमएफ ने आपको कहा है कि सर्कुलर डेट को खत्म करने के लिए बात करनी है। फिर आईएमएफ ने आपको ये भी कहा है कि आपने एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, उसके ऊपर टैक्सेस लेकर आने हैं। तो हमारी सरकार ने, अभी मैं बयानात पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, उन्होंने ये कह दिया बड़े प्यार से कि ये तो सूबाई मामला है, अब सूबे मानेंगे नहीं तो हम तो टैक्स नहीं लगा सकते। तो ये एक ऐसी चीज है कि जो हमने खुद डिस्टॉर्शन करी हुई है, हमने खुद अपनी सिस्टम में पॉलिसीज के जरिए एग्जेम्पशन दी हुई हैं। तो अराउंड 17 बिलियन की हमारी एग्जेम्पशन हैं। अच्छा, तो आप हमारे साथ ही हैं, एक मिनट लुकमा लेकर चलते हैं। सारे नुकात जो हैं वो एक साथ नहीं, जरा सा रुक जाते हैं और मैं डॉक्टर शुजात मुबारक साहब की तरफ जाता हूं। बड़ी अहम गुफ्तगू की शमसुल इस्लाम खान साहब ने, लेकिन कुछ फैक्चुअल डिटेल्स इन्होंने प्रेजेंट की, मेरे पास उसके स्टैट्स नहीं है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या डॉक्टर शुजात मुबारक साहब ये बात सही? मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए पे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आईएमएफ वाले भी इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। उनका कहना यह है कि जूं हमारे मुल्क में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो हमारे मुल्क में महंगाई भी बढ़ जाती है। आई डोंट नो कि इसके लिए कोई स्टैट्स, लेकिन यह कि उन्होंने लॉजिक एक पेश की है। डू यू अग्री विद दैट वन? और सेकंड ऑफ ऑल वो कह रहे हैं कि जितने फार्मूलाज अप्लाई होते हैं वो यहाँ यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने अर्जेंटीना का केस पढ़ा है, मेरे ख्याल से अर्जेंटीना और पाकिस्तान का केस फोटोकॉपी केस है। हमने भी उसी तरह अपनी मईशत को ख़राब किया जिस तरह से उन्होंने किया, लेकिन वहाँ पर वो फार्मूला लगा रहे हैं, हमारे पास जब लगा रहे हैं तो हम कह रहे हैं नहीं हमारे पास काम नहीं करेगा, अर्जेंटीना पे काम कर लेगा। क्या कहते हैं आप? देखिए अली भाई, एक बात तो ये कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इस वक्त कुछ स्टैगफ्लेशन टाइप की सिचुएशन है, जहाँ पे आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है और आपकी अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है। और ये बात भी दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी लें तो कोई खातर खा आपकी प्राइसेस में कमी नहीं आती। इसकी बिल्कुल बहुत ही सादा सी वजह है और सब लोग इसको जानते हैं, गवर्नमेंट के लोग भी जानते हैं और इवन आईएमएफ के लोग भी इसको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। वो ये कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन मॉनेटरी फिनोमेना नहीं है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, मोस्ट ऑफ द इन्फ्लेशन इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, नंबर वन। सेकेंडली, जो पाकिस्तान में दूसरा इन्फ्लेशन है वो आपकी मार्केट के इम्परफेक्ट होने की वजह से। इसमें हो सकता है कि इसमें शम्स साहब मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करें, लेकिन एक अच्छा खासा हिस्सा पाकिस्तान में प्राइसेस इसलिए इंक्रीज हो जाती है, ये इन्फ्लेशन का कंट्रीब्यूशन एक उस तरफ से भी आ रहा है जहाँ पे हमारे बहुत सारे ताजिर हजरात या हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, मैं आपको सेक्टर्स के नाम गिनवा सकता हूँ जहाँ के कार्टेल्स बन जाते हैं, वो कार्टेल्स मिल के प्राइसेस को बढ़ाते हैं और वो आपके इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट करता है। तो नंबर वन, पाकिस्तान में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से, एनर्जी प्राइसेस के बढ़ने की वजह से, इंटरनेशनल रॉ मटेरियल के बढ़ने की वजह से, और दूसरा सोने पे सुहागा जो कार्टेल्स बन जाते हैं, मार्केट इम्परफेक्शन हो जाती है, वो कार्टेल्स जो है मुनाफाखोरी करते हैं। ये दो बड़े अवामिल हैं आपके इन्फ्लेशन के, इसके अलावा कि जो थोड़ा बहुत डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये दोनों अवामिल पाकिस्तान के अंदर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इवन इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो ये अदर वे अराउंड होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग बढ़ेगी तो फिर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी और आपका दोबारा से इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी और आईएमएफ को भी ये सोचने की जरूरत है। बल्कि मेरी भी जब इनफॉर्मली कुछ जो लोग आईएमएफ में रह चुके हैं, जो आईएमएफ की टीम का हिस्सा होते हैं, जब उनसे बात हुई तो मैंने उनसे डिस्कस किया, लेकिन उनके पास भी कोई खातर का कम से कम जवाब नहीं है
इस चीज़ का कि पाकिस्तान क्यों गवर्नमेंट को ये हमेशा कहा जाता है कि आप पॉलिसी रेट को बढ़ाएं और पॉलिसी रेट को बढ़ा, मुझे सिर्फ लगता है एक ही पॉइंट वो ये कि पॉलिसी रेट को इसलिए बढ़ाने का कहा जाता है कि शायद गवर्नमेंट के रेवेन्यू में कुछ इजाफा हो जाए, लेकिन इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो इतने ज्यादा हैं कि मेरा ख्याल ये है कि इस बजाय इसके कि पॉलिसी रेट को बढ़ा के आप अपनी मईशत को बेहतर करें, बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स हैं उनको देखना चाहिए। बड़ा अहम नुक्ता है, ये भी आ गया आपकी तरफ से। अब मैं शमसुल इस्लाम खान साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ। बात ये कि एक नुक्ते पर तो इत्तिफाक कर रहे हैं, एक नुक्ते के ऊपर ज़ाहिरी बात है मुझे नहीं पता आपकी क्या राय होगी, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि IMF की टीम माजरत के साथ शायद आपकी बात से इतनी आसानी से मुतासिर ना हो और हुकूमती टीम मेरे ख्याल से उनको मुतासिर कर ना पाए। आपने इस चीज़ की निशानदेही कर दी कि ज़रूर कोई ना कोई बात होगी तो वो हमें विज़िट करने के लिए आ रहे हैं। मेरा ऐसा ख्याल है कि अब थोड़ा सा इकोनॉमिक से हट के आपको बताऊं, उनकी कुछ डिमांड्स ऐसी होंगी जो कि इंटरनेशनल सोशियो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक सिस्टम से रिलेटेड होंगी, और उनके आते ही डिमांड्स के अंदर एक डिमांड ये ज़रूर होगी कि आप अपने मुल्क के अंदर इलेक्शंस करवाएं और एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो अगली नेगोशिएशन हो वो शायद उन्हीं के साथ हो। आपकी ताजिर सरहदी ने यह तासुर दे दिया है कि उनको इलेक्शन से कोई गर्ज नहीं, इस मुल्क में जमहूरियत हो या ना हो उनको कोई परवाह नहीं, एज़ लॉन्ग एज बिजनेस एज़ यूजुअल है और मुनाफा कमा रहा है कारोबार तो नो इशू, कोई आता है आए ना आए तो। लेकिन IMF को शायद ये चीज़ कबूल ना हो, क्या कहते हैं आप? अली साहब देखें, IMF का हम लोग हर प्रॉब्लम का, जब भी हमारे पास इकोनॉमिक क्राइसिस आया पाकिस्तान में, और हम सब ने IMF को ही कहा कि जी यही डॉक्टर है, यही हमारा इलाज करेगा। अनफॉर्चुनेटली IMF कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। पाकिस्तान में तो खास तौर पे जितने हमने प्रोग्राम किए, इनसे प्रोग्राम लिए, और IMF कभी भी हमारी इकोनॉमी को ठीक नहीं कर सका। देखिए, हमारी इकोनॉमी के पीछे हमारी पॉलिटिक्स भी है। जहां इकोनॉमी के ऊपर अगर जो है पॉलिटिक्स अगर छाई हुई हो और हर डिसीजन पॉपुलिस्ट डिसीजन लेने की बीमारी हो श्रीलंका की तरह, तो फिर आपकी इकोनॉमी तबाही की तरफ जाती है। उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट भी होते हैं, उसमें डिस्टॉर्शन भी होती हैं, जहां पर वो अपनी एलीट कैप्चर को प्रोटेक्शन देने के लिए वो ऐसे काम करते हैं जो इकोनॉमी आपकी सिंक होती जा रही है। आपको अपनी सिस्टम्स को सही करने के लिए पहले तो अपनी बुक को इन ऑर्डर करना होगा, जो हम नहीं करना चाहते और समझते हैं कि शायद IMF कर देगा। IMF भी आके आपको वही बातें करता है जो एक आम बच्चा इकोनॉमिक्स जिसको पढ़ी होगी वो भी यही कहेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दो, करेंसी को डिवैल्यू कर दो, ये टैरिफ को बढ़ा दो। लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा जो इस पाकिस्तान का जो मसला है, शायद इस पर भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट बात नहीं करते, वो ये है कि हमारा करंट अकाउंट खसारा बड़ा मसला नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला जो है वो फिस्कल डेफिसिट है। हमारी हुकूमत, हर हुकूमत, पिछली हुकूमत को ले लें और इसको ले लें, अभी केयर टेकिंग को भी, बोरिंग मुसलसल बढ़ती जा रही है। बोरिंग बढ़ती जाएगी तो उससे प्रॉब्लम आते हैं, चाहे वो आप अपने घर में भी खर्चा अगर इस तरह से करना शुरू कर दें कि आपकी आमदनी से ज्यादा आपके अखराजात हों और आप कर्ज लेना शुरू कर दें, तो फिर आप लोगों से मुंह छुपाते फिरेंगे। लेकिन बात सर ये है कि आपकी मईशत के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता 3 महीने में, क्योंकि अभी तो शादियाने बजाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की करेंसी जो वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुकी है। और हमारी हमेशा आदत यही होती है कि जब भी हमने कोई बात करनी होती है, हम छोटे पैमाने पर तो करते ही नहीं, फौरन वर्ल्ड पर बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट बन जाते हैं, बेस्ट परफॉर्मिंग हर चीज़ हो जाते हैं। तो वो बात ये कि वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मिंग तो हम हर चीज़ में ही ख़ुद को कह सकते हैं, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि राइट नाउ योर इकोनॉमी इज़ अंडर स्क्रूटनी। और जैसे हमारे फाजिल मेहमान शमसुल इस्लाम खान साहब ने कहा, उनका कहना ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट आपका इशू नहीं है, बल्कि आपका तो फिस्कल जो डेफिसिट है वो इशू है। तो आप इससे एग्री करते हैं कि हमें ज़्यादा फिस्कल पे फोकस करना चाहिए, ना कि करंट और ट्रेड पे? क्या कहते हैं आप? जी अली भाई, आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछ रहा हूँ डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल, असल में देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है। मैं अगर इसको आप इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजी में मुझे अगर आप इजाजत दें, उसको ट्विन डेफिसिट कहते हैं। जी, ट्विन डेफिसिट का मतलब ये कि आपका लोकल जो आपका फिस्कल डेफिसिट है वो भी एक मसला है और आपका करंट अकाउंट का डेफिसिट का भी इश्यू है। अब इसको प्रायोरिटाइज किया जा सकता है कि पहले आप फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करते हैं या करंट अकाउंट को, लेकिन ऑब्वियसली दोनों ही एक बहुत बड़ी इनकी सिग्निफिकेंस तो होती है। फिस्कल जो आपके इम्बैलेंसेस है, इसके ऊपर ज्यादा इसलिए फोकस किया जाता है क्योंकि ये डायरेक्टली आपके अवाम को मुतासिर करते हैं।
क्योंकि इनका ताल्लुक आपके टैक्सेस से भी है, इनका ताल्लुक आपके रेवेन्यू बेसिस से भी है, और इनका ताल्लुक आपके एक्सपेंडिचर से भी है। और शायद जो अभी मौजूदा महंगाई की एक वेव आई है, इसके अंदर पाकिस्तान की जो टाइटनिंग, जो फिस्कल टाइटनिंग है, ये इसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है। इसीलिए ये मैं ये समझता हूँ कि फिस्कल पॉलिसी को अगर आप बाकी पब्लिक को रिलीफ देना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक थोड़ी सी प्रायोरिटी के साथ फोकस करना चाहिए। एक बात हो गई। नेवरदलेस आप करंट अकाउंट को, उसको जाहिर है कि उसको भी आपको ड्यू फोकस देना है और वो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अली भाई, मैं एक बात जो आपको यहाँ पे मैं आप अर्ज करना चाह रहा हूँ वो इसी के साथ लिंक है, लेकिन उसकी तरफ शायद हम इतना फोकस नहीं करते। देखिए, आपके प्रोग्राम में भी आपने भी बारहा डिस्कस किया, मैंने भी, और जितने भी मौजूद मेहमान आपके इस शो में आते हैं वो एक बात जिसकी जो डिस्कस करते हैं वो ये कि पाकिस्तान के अंदर फिस्कल जो आपके पाकिस्तान के बैलेंसेस हैं उसमें कितना कंट्रीब्यूशन किसका है, पाकिस्तान में कौन कितना टैक्स दे रहा है। देखिए, पिछले 15 साल 12-15 साल तो मुझे भी हो गया मीडिया के ऊपर ये बात करते हुए कि पाकिस्तान के टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, पाकिस्तान की जो टैक्स जीडीपी रेशियो है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन आज तक आईएमएफ के कहने पे या आईएमएफ के ना कहने के ऊपर किस गवर्नमेंट ने कितना आपका टैक्स बेस बढ़ाया? नेग्लिजिबल। आपका जो सर्विस सेक्टर है वो पूरे का पूरा फारिग बैठा हुआ है। आप 5 स्टार हॉस्पिटल्स ऑफ कराची, आप वहां पे चले जाएं, डॉक्टर को आप कैश में फीस दे रहे होते हैं। आप किसी लॉयर को पकड़ते हैं, आप उस लॉयर को कैश में फीस दे रहे होते हैं। आप किसी कहीं पे भी चले जाए, किसी भी जगह पे जो सर्विस इंडस्ट्री है वहां पर, तो आप सारी कैश ट्रांजैक्शन हो रही होती है। बड़े-बड़े लेकिन इनका कहना जो आपके ये सारा आप अवाम के ऊपर बर्डन क्या डालना है? नहीं, इसका एक आप बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इनका कहना यह है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो भी एक क्राइसिस है। डू यू एग्री विद दैट? डेफिसिट फाइनेंसिंग जिस तरह से हम कर रहे हैं तो बाय बोरिंग फ्रॉम बैंक्स, that's also very wrong. He believes that's the root of the problem. That's the root of the problem. ये शम्स साहब का कहना है। ये विशियस सर्कल है, और बिल्कुल ये इस तरह तो होगा जब आपके जो सर्कुलर डेट का मसला है, जो कि हर गवर्नमेंट ये कहती रही है कि हमारा सबसे पहली प्रायोरिटी सर्कुलर डेट की है, वो जब आप मसला हल नहीं करेंगे, एक इदारा डिफॉल्ट करेगा, एक इदारा अपने जो ड्यूज है वो पे नहीं करेगा, तो वो दूसरे इदारे के रेवेन्यू के ऊपर उसके वो असरअंदाज होगा। तो ऑब्वियसली ये मसला तो है, लेकिन मसला ये है कि इन तमाम मसाइल की जड़ क्या है? क्या ये इटसेल्फ ये प्रॉब्लम्स है या ये आउटकम्स है बहुत सारे प्रॉब्लम्स की? तो मैं ये समझता हूँ कि आपको आपके प्रोग्राम की वसादत से गवर्नमेंट को और आईएमएफ को भी ये चाहिए कि रूट कॉज तो देखें कि रूट कॉज क्या है। क्या रूट कॉज क्या है? रूट कॉज कोई और है। रूट कॉज कोई और है। शम्सुल इस्लाम खान साहब, मेरे ख्याल से आप लोगों में एक कॉमन ग्राउंड यहाँ पर ज़रूर है, लेकिन रूट कॉज बहुत से हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि जी हमारे मुल्क का रूट कॉज जो है वो करप्शन है, और ये मामला पहले बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, लोग भूल भाल गए थे, लेकिन फिर जब ये निगरान हुकूमत आई और फिर जिसे आप कहते हैं कि एक फ्लूइड हो गई पॉलिटिकल सिचुएशन, तो अब दोबारा से ये कह रहे हैं कि रूट कॉज करप्शन है। इज़ इट करेक्ट कि पाकिस्तान की रूट कॉज करप्शन है? देखिए, करप्शन का एक रोल है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, लेकिन करप्शन मुझे अली साहब बताएं दुनिया के किस मुल्क में नहीं है? क्या जापान में करप्शन नहीं होती, यूएसए में नहीं होती, यूरोप के किसी मुल्क में बताएं वहां नहीं होती? हर जगह करप्शन होती है, पार्ट ऑफ इकोनॉमी होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ जरूरत से ज्यादा है। जो आप थोड़ी देर पहले सुजात साहब भी बात कर रहे थे ना इन्फ्लेशन की, तो इन्फ्लेशन वाकई मैं उनसे एग्री करता हूँ कि यहाँ पर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। साथ ही पाकिस्तानी की जो मार्केट के लोग हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो एक बहुत बड़ी कॉस्ट पे करते हैं जो मंथली की शक्ल में जाती है, वो भी अल्टीमेटली कंज्यूमर को पे करनी होती है। तो करप्शन का पाकिस्तान में कुछ ज्यादा बढ़ जाना इसकी खतरनाक है, अलार्मिंग है। हुकूमत इसके ऊपर तवज्जो दे, और जब तक आपकी जितनी भी सियासी गवर्नमेंट्स आती हैं प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। शायद वही लोग बेनिफिशियरी होते हैं इसके। इस वजह से हम और आप जो है सिस्टम में पिसते चले जा रहे हैं। आम लोगों को जो है उनको एक आटा चीनी महंगी मिलती है, उनकी बिजली गैस महंगी हो जाती है, उनको दवाएं महंगी मिलती हैं, लेकिन फिर भी मसले हल नहीं होते। मसले इसलिए नहीं हल होते कि एक बहुत बड़ी करप्शन, एक बहुत बड़ा ड्रेन है, जो बहुत सारी हुकूमत की पॉलिसीज हैं जिसमें बहुत बड़ा मेगा करप्शन होता है, उसको कोई नहीं देखता। सोशल सेक्टर में आप देखें कि आपका कितना ज्यादा वहां पे करप्शन है, कौन ऑडिट करने गया? आज तक आपने जितनी चीजों को देखा, सैलाब की तबाहकारियों के आपने देखा, इमदादी प्रोग्राम शुरू हुए, कुछ टीवी पे स्क्रीन पे चीजें नजर आ जाती हैं, लेकिन उसके बाद क्या वाकई वो
सही मायने में एडजस्ट हो गई कि अगला सैलाब फिर आ गया। तो बात तो ये है कि हमारी जिंदगी में भी करप्शन एक पार्ट एंड पार्सल हो गया है, लेकिन इसको हद से ज्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। दुनिया में से आप मिनिमाइज इसको नहीं कर सकते, और बेहतरीन तरीका ये होता है कि आपकी पॉलिसीज जो हैं उसको एक बेहतरीन सेटअप के साथ उसको आप इंट्रोड्यूस करें, ताकि आपकी पॉलिसी के अंदर करप्शन ना हो। हर चीज अगर आप फिजिकल इंटरेक्शन खत्म कर देंगे, ऑनलाइन चीजों को आप ले जाएं, आपकी मिनिस्ट्रीज 35 मिनिस्ट्रीज हैं, उनका क्या काम है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग पाकिस्तान में है, उसका क्या काम है? क्या वो मुझे और आपको घर बना के दे रही है? वो अपनी सरकार के लोगों को घरों को जो है मेंटेनेंस कर रही है, GOR के लिए बना रही है और दूसरे काम कर रही है। तो हमें पहले तो हुकूमत को अपना साइज छोटा करना पड़ेगा। देखें, ये आज नहीं करेंगे ना तो आइंदा सालों में जाके करना पड़ेगा, क्योंकि नोबडी इज गोना फाइनेंस योर डेफिसिट कि आप एक तबाही मचा के रखते रहें और लोग आके आपको आपकी पेंशन के भी पैसे दें, आपकी अयाशियों के भी पैसे दें। आप यहाँ पर मुल्क में, जो मैंने बड़ा क्लोजली मॉनिटर करता हूँ, गवर्नेंस हमारे यहाँ एक ही चीज है, जो बंदा, जो सरकारी बाबू अपने आप को जिस जगह पे बैठा हुआ है, नौकरियां चेंज होती रहे लेकिन वो घर उसको जो सरकारी मिल गया है उसके ऊपर वो उसकी जान नहीं छोड़ता, बल्कि वो अपने बेटे को भी भर्ती करके उसके ऊपर कब्जा रखता है। एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है आपका वो इन सरकारी जो पर्क्स के ऊपर उसमें जा रहा है। पेट्रोल को आप देखें, बेतहाशा सरकारी गाड़ियों को इस्तेमाल को देखें, और वही आज भी मुगलों वाला हिसाब बना हुआ है कि जहां मुगल दरबार के बाहर हबशी गुलाम होते थे, तो यहाँ आजकल हमारे देसी गुलाम बड़े बड़े महलों के बाद इन बाबुओं के बाहर बैठे भी होते हैं, इन सियासतदानों के बाहर बैठे होते हैं। हमें कानून देना होगा पाकिस्तान में सबको बराबरी का। अगर एक सरकारी अफसर जो है वो भी उसी तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करे जैसे मैं और आप करते हैं, तब जाके होगा। दुनिया में बहुत सारी मिसालें हैं, वहां पर ऐसा ही होता है। बड़ा अहम मौजू है और उसके ऊपर मजीद भी गुफ्तगू हो सकती है। दोनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा, बड़े अहम नुकात इनकी तरफ से आए और आगे भी बात होनी चाहिए। लेकिन जाहिर बात है, आइडियलिज्म अपनी जगह, लेकिन हकायक जो हैं वो अपनी जगह हैं। ज़रूर है कि पाकिस्तान में ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीज़ होती नहीं है। जो हमारे यहाँ सियासी एक तबका है, जो हुक्मरान तबका है, वो कभी भी इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के बिल्कुल जैसे आप कहें कि क्रॉस द बोर्ड रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के इक़दाम हों। अब इसको किस तरह से करना है इसके बारे में तो आगे चल के देखना पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई रियलिस्टिक स्टेप्स होने चाहिए। उसकी वजह मैं हमेशा ये बताता हूँ कि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल एलीट है वो कभी भी नहीं चाहती कि कोई ऐसे रेवोल्यूशनरी इकोनॉमिक स्टेप्स लिए जाएँ जिनसे उन पर फ़र्क हो, उन पर फ़र्क आए या उन पर हर जाए। तो वो कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ें हों जो बड़ी सटल हों, ज़्यादातर गरीब शरीफों के ऊपर लग जाएं, आम लोगों के ऊपर लग जाएं, इन पे इनकम टैक्स लग जाए, इनकी बिजली बढ़ा दो, इनकी बिजली का रेट बढ़ा दो, इनकी गैस का रेट बढ़ा दो, इनका पेट्रोल थोड़ा महंगा कर दो। मतलब इससे ज़्यादा हम नहीं कर पाते, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। और उसी पे ये गेम खेलते हैं। फिर इलेक्शन आते हैं, फिर इलेक्शन से पहले ये सब सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं, महंगाई को कोसना शुरू कर देती हैं, कहती हैं ये महंगाई बड़ी ख़राब, हमें मौका दो, हम महंगाई कम कर देंगे। जो पहले मौका ले चुके होते हैं वो कहते हैं कि जी इस दफ़ा हम ठीक कर देंगे, आप बेफिक्र हो जाएं। तो पॉलिटिशियंस पे आप रिलाई ना करें, और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मुल्क के अंदर वो ही रिफॉर्म्स आ सकते हैं इकोनॉमिक जो पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल होंगे। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। चाहते हैं अली नासिर, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।